क्रोध और उबलता हुआ पानी एक समान होते हैं। जिस तरह क्रोध के अंदर इंसान अच्छाई को नहीं देख पाता, उसी प्रकार उबलते हुए पानी के अंदर परछाई को नहीं देख पाता। और यही हुआ है कि क्रोध के अंदर सब कुछ भूल गए और टोंक के समरावता गांव को जो है न जाने किसकी नज़र लग गई। महिलाएं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बच्चे डर के मारे घरों के अंदर छुपकर बैठ गए। बुजुर्गों के ऊपर पुलिस लाठियां बांध रही थी और पूरे गांव के अंदर लोगों में एक डर का अलग सा माहौल पैदा हो चुका था। वो पुलिस वाले भी किसी के भाई थे, किसी के पति थे, किसी के बेटे थे, जो रात के समय उनको रास्ता तक नहीं मालूम था कि इस गांव से किस रास्ते से निकला जाएगा। और उसी अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कुछ नरेश मीणा के समर्थक उन पर पत्थर बरसा रहे थे। वो चोटिल हुए। अब इसमें किसी की जात पात नहीं देखी जा रही थी, लेकिन उस अंधेरे के अंदर वो डरे हुए पुलिस वालों ने अपना हाल बताया कि हमारी ड्यूटी के दौरान हमें इतना डर कभी नहीं लगा जितना इस ड्यूटी के दौरान लगा। पूरी तरह हम डर चुके थे। पूरे समरावता गांव के अंदर जिस तरीके का ये मंजर लगातार 2 दिन के अंदर देखने को मिला, आखिर जिम्मेदार कौन है? सवाल ये भी उठता है कि इस पूरी घटनाक्रम को लेकर क्या शासन जिम्मेदार है, क्या प्रशासन जिम्मेदार है, या फिर नरेश मीणा जिसने एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद ये पूरा विवाद बढ़ा। तो क्या इस पूरी घटना के लिए नरेश मीणा जिम्मेदार है? नरेश मीणा अब पुलिस की हिरासत में है। आज कोर्ट में पेश करने की भी बात चल रही थी। टोंक एसपी और कोर्ट के बीच में नरेश मीणा को कब पेश किया जाएगा, माहौल और ना बिगड़ पाए, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी उन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है। जो किया है उसमें कानूनन जो कार्रवाई है वो करेगी पुलिस। लेकिन उस भोले भाले गांव वालों का आखिर इस पूरे मामले में क्या दोष था? अब पुलिस कहेगी कि उन गांव वालों ने पुलिस वालों के ऊपर पथराव किया था, लेकिन 31 अक्टूबर के दिन एक छोटी सी मांग समरावता गांव के लोगों ने पहली बार उठाई। मांग सिर्फ इतनी सी थी कि देवली उपखंड है, उनके घर वहाँ से गांव से दूरी लगभग 95 किलोमीटर दूर है। ऐसे में उनके गांव को देवली से हटाकर उनियारा में जोड़ दिया जाए ताकि उन्हें आने जाने में थोड़ी सहूलियत हो जाए। और 31 अक्टूबर को जब उन्होंने ये पहली मांग रखी थी, तो उस समय जो टोंक कलेक्टर हैं उनके अनुसार, सौम्या झा के अनुसार, उस समय आचार संहिता लग गई थी और आचार संहिता के अंदर लिखित में इस तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता था। उसके बाद जब चुनाव संपन्न हो जाते, बाद में उनकी मांग पर जरूर विचार किया जाता। लेकिन नरेश मीणा के साथ वो पोलिंग बूथ का बहिष्कार करके, मतदान का बहिष्कार कर धरने पर बैठ जाते हैं और साथ देने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा आता है। और नरेश मीणा के आने के बाद जो एसडीएम है मालपुरा, उनको फ़ोन करके डीएम पहले तो खुद फ़ोन करती है नरेश मीणा को। उनका कहना है कि मैंने 6 बार मिस्ड कॉल किए लेकिन जवाब नहीं मिला। उसके बाद मैंने एरिया मजिस्ट्रेट को फ़ोन किया और उससे बात करने की, मैंने प्रत्याशी से बात करने की कोशिश की, लेकिन तब भी मेरा संपर्क नहीं हो पाया। अब जो एरिया मजिस्ट्रेट है उसके ऊपर ये दबाव था कि किसी भी तरीके से समझाइश कर गांव वालों को वोट डलवाने के लिए मनाया जाए। अब सरकारी कर्मचारी है, लिहाजा आदेश आएगा तो पालना भी करनी पड़ेगी। शायद वही काम जो है एसडीएम कर रहा था। लेकिन नरेश मीणा ने जब दौड़ते हुए अंदर जाकर ये देखा कि इस पोलिंग बूथ पर जिसका बहिष्कार करके सुबह से लोग बैठे हैं, उस पर एसडीएम अमित चौधरी ने वोट डलवा दिया है। वोट डालने वाली आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे वोट डलवाया गया था। इसी मामले को लेकर वो अंदर से दौड़े हुए आते हैं और एसडीएम को थप्पड़ मार देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी सरकारी कर्मचारी को, हाँ देखिए, लोकतंत्र के अंदर बिल्कुल भी इस चीज़ की जगह नहीं है कि कानून को आप हाथ में लें। कानून व्यवस्था बिगड़ने से जो है वो उन लोगों का भी नुकसान हो, साथ साथ जो बेगुनहगार हैं। देखिए, जो है थप्पड़ जो है वो पहली बार नहीं पड़ा है, मैंने कहा, लेकिन इस तरीके के हालात भी थप्पड़ पड़ने के बाद कभी पैदा नहीं हुए थे जो समरावता गांव के अंदर पैदा हुए हैं। समरावता गांव का मंजर देखकर ऐसा लग रहा था शायद जो लोग वहां पर नहीं पहुंचे हैं, उन्होंने सिर्फ न्यूज़ में देखा है, पेपर में पढ़ा है, वो शायद उनका दर्द भली भांति नहीं समझ पा रहे होंगे। लेकिन उस गांव के 800-900 वोटर हैं और नरेश मीणा 800-900 वोटर, वो पूरी तहसील में विधायक का चुनाव लड़ रहे थे। अगर उस समस्या का समाधान उस दिन नहीं भी होता तो आगे हो सकता था।
क्या सिर्फ 800-900 वोटों के लिए यह किया गया था, या फिर नरेश मीणा चाहते थे कि इस मामले के बहाने वो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहेंगे और यही सोशल मीडिया की सुर्खियों में रहने की वजह से वो चुनाव जीत सकते हैं। शायद नरेश मीणा ने ऐसा सोचा होगा, लेकिन भुगतना पड़ा उन गांव वालों को, भुगतना पड़ा उन महिलाओं को, भुगतना पड़ा उस गांव के जो बच्चे हैं उनको, जो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, डर गए थे, सहम गए थे। और गांव वालों के बल पे ही, गांव वालों जब पीछे खड़े थे, उन्हीं के बल पर नरेश मीणा कहीं ना कहीं पोलिंग बूथ के सामने उन्हीं की मांग को लेकर धरने पर बैठा था। अब पुलिस के सामने जिम्मेदारी थी कि जो मतदान की पेटियां हैं उनको भी रवाना करनी थी, और मतदान की पेटियों को रवाना करने के लिए जो नरेश मीणा जिन लोगों के साथ धरना देकर बैठे थे उनको वहां से उठाना था। और उनको वहां से उठाने के लिए जो है पुलिस ने थोड़ा बल प्रयोग भी किया और नरेश मीणा को शाम के समय हिरासत में ले लिया था। लेकिन कहा जा रहा है कि गांव वाले जबरन नरेश मीणा को पुलिस से छुड़ाकर फरार कर देते हैं। देखिए 12:30 बजे की ये घटना है, और 12:30 बजे की घटना जो है देर रात आगजनी में और इस तरीके के पथराव में ये बदल जाती है। समय था प्रशासन के पास भी जो है वो समय था। अगर प्रशासन चाहता तो शायद इस घटना को बढ़ने से रोका जा सकता था। नरेश मीणा ने जो भी किया, सरकारी कर्मचारी के ऊपर ऑन ड्यूटी उसने हाथ उठाया, कानून को हाथ में लिया। लोकतंत्र की इसमें कोई जगह नहीं है, ये बात हम भी कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से समरावता गांव के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, निर्दोष गांव के वो लोग जिनके बच्चे या तो कहीं पर तैयारियां कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर कहीं रोजगार कर रहे हैं, अब 50 से 60 लोग पुलिस ने हिरासत में ले लिए हैं। जिन लोगों का पहले से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, अब वो पुलिस के शिकंजे में फंस चुके हैं। न जाने कब तक वो कोर्ट के चक्कर लगाएंगे और कब तक तैयारी करने वाले बच्चे सिर्फ इस जद्दोजहद में रहेंगे कि ये मुकदमा हमसे कैसे भी हट जाए। करने वाला कोई और था, सजा जो है वो इस मामले में अब कोई और भुगतेगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी से छात्र संघ चुनाव से अपने करियर की शुरुआत कर राजनीति में कदम उठाने वाले नरेश मीणा के ऊपर पहला मुकदमा 2002 के अंदर जो है वो दर्ज होता है, और 2002 से 2024 यानी 22 साल बाद अब ऐसा लग रहा है कि नरेश मीणा ने जो कदम उठाया है और नरेश मीणा जो काम कर रहे थे, राजनीति के शिखर पर जाने के लिए जिस रास्ते को उन्होंने चूज किया था, अगर इस कांड की वजह से उनके राजनीतिक जीवन पर पूरी तरह ब्रेक लग गया तो क्या फ़ायदा उस काम का। अब नरेश मीणा को कौन बचाएगा? किरोड़ी लाल मीणा वहाँ पर गए संकट मोचन बनकर, जायजा लिया घटना का, उन वाहनों का, गांव वालों के हालचाल जाने। उस वक्त भी कुछ लोग कह रहे थे कि किसी भी तरीके से नरेश मीणा को रिहा करवा दीजिए। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि वो रिहा कोर्ट से होंगे। अब कानूनन जो भी उनके ऊपर विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी, लेकिन गांव वाले उन निर्दोष जो लोग हैं उनको इसमें पिसना पड़ गया। शायद उन्होंने नहीं सोचा था कि एक सिर्फ उपखंड बदलवाने की एवज में इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। भोले भाले लोग थे और भोले भाले लोग नरेश मीणा के साथ जुड़ते चले गए, भावनाओं में बह गए। उन्हें इस घटना का शायद मालूम नहीं था। और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि उन गांव के लोगों का पहले से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, उनके ऊपर पहले से कोई एफआईआर नहीं थी, पहले से वो आदतन कोई इस तरीके के अपराधी नहीं थे, पहले से किसी चुनाव के अंदर उन लोगों ने ऐसा किया भी नहीं था। और राजस्थान के अंदर विधानसभा हो या लोकसभा हो, उनके चुनाव के अंदर भी इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होती जो विधानसभा के उपचुनाव के अंदर टोंक के समरावता के अंदर हुई है। 60 से 65 जो वाहन हैं उनको आग के हवाले कर दिया गया। 60, 65, 70 जो लोग हैं उनको पुलिस हिरासत में ले लेती है। और जब नरेश मीणा को लेकर जाया जा रहा था, फिर भी लोगों ने प्रयास किया कि नरेश मीणा थाने तक नहीं पहुंचे। लेकिन कानून के हाथ कहते हैं लंबे होते हैं, कानून से बच नहीं सकते। लेकिन कानून और नरेश मीणा के इस थप्पड़ कांड के बीच में जो ये गांव पिसा है, अगर नरेश मीणा या प्रशासन इनमें से दोनों में से कोई भी संयमता और सजगता दिखा दा, अगर थोड़ी बहुत भी संयमता और सजगता दिखाई जाती तो शायद वो निर्दोष के गांव वाले, भोले भाले गांव वाले इस लड़ाई के बीच में फिसने से बच सकते थे। नरेश मीणा के 22 साल बाद 2023 के अंदर बहुत सारे मुकदमे दर्ज होने लगे। विश्वविद्यालय में
वो चुनाव लड़े और वहीं से अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। किरोड़ी लाल मीणा के साथ भी राजनीति के गुर सीखने लगे, लेकिन शायद पूरे गुण सीख नहीं पाए। उसके बाद कुछ दिन वसुंधरा राज्य के साथ जुड़ जाते हैं, फिर बीजेपी को अलविदा कह देते हैं, फिर धीरे धीरे सचिन पायलट के करीब आने लगते हैं। लेकिन शायद उन्होंने सीखा नहीं सचिन पायलट से भी। शायद उन्होंने सचिन पायलट से ये नहीं सीखा कि सचिन पायलट उस वक्त जब बगावत कर वो मानेसर चले गए थे, और मानेसर वो किस लिए गए थे कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे। 5 वर्ष तक उन्होंने संघर्ष किया था और मुख्यमंत्री के दावेदार होने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, इसी मांग को लेकर गए थे। लेकिन नरेश मीणा ने शायद ये नहीं सुना और ये नहीं सीख पाए सचिन पायलट से कि सचिन पायलट ने मानेसर रहते हुए, बगावत करते हुए भी किस तरीके से वो खामोश रहे थे। उनके मुंह से एक लफ्ज़ तो क्या किसी के लिए गलत निकल जाए। अशोक गहलोत ने भी सचिन पायलट को लेकर नकारा, निकम्मा, गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन सचिन पायलट की प्रतिक्रिया जो आई सबने सुनी है। किस तरीके से सहज और सरल भाव में सचिन पायलट जवाब देते हैं, और इसी को कहते हैं राजनीति। इसको राजनीति नहीं कहते कि आपके साथ जो लोग खड़े हैं आपको राजनीति के शिखर तक पहुंचाने के लिए, उन लोगों के ऊपर, उन निर्दोष लोगों के ऊपर आपकी वजह से अगर मुकदमे दर्ज होते हैं, उनकी पढ़ाई और उनका करियर अगर ख़त्म हो जाता है, तो फिर आप नेता किस बात के हैं। किरोड़ी लाल मीणा हो, सचिन पायलट हों, और थप्पड़ कांड वाला जो कांड है वो पहली बार राजस्थान के अंदर नहीं हुआ है। सीपी जोशी का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें वो सरकारी कर्मचारी को थप्पड़ मारते हुए वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, उसमें दिखाई दे रहे हैं साफ तौर पर। किरोड़ी लाल मीणा भी थप्पड़ मार चुके हैं, अब नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा। हालांकि सचिन पायलट इन चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। सचिन पायलट साफ सुथरी राजनीति के लिए जाने जाते हैं, वो साफ सुथरी राजनीति करते हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर समरावता गांव के अंदर जितने भी पत्रकार गए, उनके सामने एक तरफ पुलिस वाले अपना दर्द बयां कर रहे थे, तो दूसरी तरफ गांव वालों का अपना दर्द था। गांव वालों को सच में ये नहीं पता था कि उपखंड बदलवाने की ये छोटी सी मांग इतना बड़ा रूप ले लेगी कि एक तो राजस्थान के उपचुनाव के अंदर इतना बड़ा कलंक जो है वो टोंक के समरावता में लग जाएगा। भोले भाले लोग सिर्फ अपना उपखंड बदलवाना चाहते थे, और उपखंड तो शायद वो अब नहीं बदलवा पाए, लेकिन आगे क्या होगा पता नहीं। लेकिन उस गांव के 50-60 जो लोग हैं, 50-60 उसमें बच्चे भी शामिल हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ पढ़ने वाले भी शामिल हैं, वो लोग भी शामिल हैं जो रोज़गार करते हैं, अपना मेहनत मजदूरी से परिवार का भरण पोषण करते हैं। अब वो पुलिस और कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे। नरेश मीणा के दिमाग में ना जाने क्या चल रहा है, बहुत भावुक है नरेश मीणा, बहुत जल्द भावुक हो जाते हैं, और नेता को इतना जल्दी भावुक होना नहीं चाहिए। इतने जल्दी नेता को आपा भी नहीं खोना चाहिए जो आपा नरेश मीणा ने खोया है। अब देखना ये होगा कि नरेश मीणा को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जो भी कानून के अनुसार सज़ा होगी वो नरेश मीणा को मिलेगी। नरेश मीणा भी ये जान चुके थे, जब नरेश मीणा को रात में हिरासत में ले लिया गया था, और जब गांव वाले पुलिस के बीच जाकर नरेश मीणा को छुड़वा कर लाए थे, उस वक्त शायद नरेश मीणा समझ चुका था कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। इसीलिए नरेश मीणा ने गांव के अंदर, समरावता के अंदर ही लोगों को अनाउंसमेंट कर दिया कि यहीं पर खाना है, यहीं पर भजन कीर्तन चलेंगे। अब वो भजन कीर्तन गिरफ्तारी से छुपने के लिए चलेंगे, गिरफ्तारी से बचने के लिए चलेंगे, या फिर लोगों की भीड़ के बीच में नरेश मीणा रहना चाहते थे। लेकिन विवाद तब बढ़ गया जब खाने की पिकअप को रोकी जाती है और वहां पर नरेश मीणा जाते हैं। ताक लगाए हुए पुलिस बैठी थी, पुलिस नरेश मीणा को गिरफ्तार करती है, गांव वाले वहां से छुड़ाकर नरेश मीणा को फरार कर देते हैं, और फिर समरावता गांव के बीच में पुलिस और जो समरावता गांव के लोग हैं उनके बीच में काफ़ी देर तक, यानी कह सकते हैं घंटों तक जो है वो पत्थरबाजी चलती रहती है। पुलिस वाले भी डरे सहमे हुए थे, कैमरामैन और जो रिपोर्टर हैं उनको भी नहीं बख्शा गया। अब ये भीड़ को उग्र करने वाला क्या नरेश मीणा के कहने से ही वो भोले भाले लोग पिघल गए, या ये जांच का भी विषय है कि उन लोगों को इतना नरेश मीणा ने ही उकसाया या किसी और का भी हाथ है। किसके कहने पर जो रिपोर्टर वहाँ पर गए थे, उन रिपोर्टरों के जो है चोट आई है, सिर फोड़ दिया गया, उनके कैमरे जो हैं वो तोड़ दिए गए।
इतनी बड़ी घटना राजस्थान के अंदर बड़े से बड़े आंदोलन के अंदर नहीं देखने को मिली, जो समरावता गांव के अंदर एक छोटी सी मांग को लेकर जो विवाद शुरू हुआ, उसके बाद जो थप्पड़ कांड हुआ, उसमें देखने को मिली है। अब इस घटना के बाद ये राजस्थान के इतिहास में चुनाव के दौरान कह सकते हैं कि सबसे काला दिन माना जाएगा। और उस गांव के लोग और पुलिस से भी देखिए, सभी लोग ये चाहते हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने भी ये कहा है, जब उन्होंने कहा कि मैंने टोंक के ज़िला कलेक्टर से भी बात की है, मैंने जो उच्च अधिकारी हैं उनसे मैंने बात की है और यही अपील की है कि पुलिस सख्ती से पेश आए, लेकिन पुलिस उन निर्दोष लोगों को इसमें ना फंसाए जिनकी गलती नहीं है। जिसने अपराध किया है उस अपराधी को भले ही पुलिस गिरफ्तार करे, जिस तरीके से भी चाहे पुलिस करे, लेकिन उन भोले भाले लोगों को जो है वो उनके ऊपर जुल्म ना ढाए जाएं। ऐसी अपील किरोड़ी लाल मीणा ने की। उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा जो हैं वो खुद वहाँ गांव का दौरा करते हैं। अब इस मामले को लेकर नरेश मीणा जो हैं उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। नरेश मीणा के ऊपर क्या कार्रवाई होती है वो बात अलग है, लेकिन इस मामले को लेकर उन गांव के उन लोगों पर जो शायद निर्दोष हम इसलिए नहीं कह सकते कि उन्होंने ना जाने भावावेश में आकर या किस तरीके से उन्होंने गलत कदम उठाया, उन्होंने पत्थरबाजी की, जो भी की, लेकिन उनका पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में सरकार से भी ये दरख्वास्त है कि उनके सामने सख्ती से पेश ना आकर उन पर थोड़ा रहम बख्शा जाए और उन गांव के लोगों पर जो निर्दोष हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, उन महिलाओं को जो चोट के हाथ में निशान बता रही थी, उन बच्चों को देखा जो डरे हुए थे, तो कुल मिलाकर इस पूरी घटना के अंदर जिसने गलत कृत्य किया है वो सज़ा का हकदार है। कोर्ट उसे जो सज़ा देगा वो भुगतनी पड़ेगी, लेकिन उन निर्दोष लोगों के क्राइम रिकॉर्ड को देखकर अगर पहले से ऐसा कुछ है नहीं तो सरकार को जो है उन पर सख्ती से पेश ना आकर कहीं ना कहीं थोड़ा रहम दिखाया जाए। और उम्मीद इस बात की है कि अब टोंक ज़िले के अंदर पूरी तरीके से शांति है और ये शांति हमेशा बहाल रहे, हमेशा बरकरार रहे। महेंद्र बांसवाटाल, लोकमत हिंदी, जयपुर।